13 जनवरी 2025 कुंभ मेले का पहला दिन। कुंभ मेले के पहले ही दिन एक रिक्शा वाला जो कि कुंभ मेले में है और वहां पर बैठा बैठा बहुत कुछ सोच रहा है और मन ही मन अपने आप को कोस रहा है। उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही है और जो ये उसकी उदासी है, इस उदासी को वहां पर ड्यूटी कर रहे 2 पुलिस के सिपाही देख लेते हैं। इसके बाद वह उसके पास जाते हैं और उससे उदासी का कारण पूछने लगते हैं। रिक्शा वाला अपनी उदासी का कारण बताता है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी उस उदासी के कारण को ही ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद जो रिक्शा वाला होता है वो जाते समय उनसे कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि भाई, सभी लोग एक तरह के नहीं हुआ करते। कौन था वह रिक्शे वाला और क्या कारण था उसकी उदासी का और इन पुलिस वालों ने उसके साथ क्या किया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक गाँव में एक रमेश नाम का लड़का रहा करता है। रमेश जो कि एक लड़की से प्यार किया करता है और उससे शादी करना चाहता है। लड़की का नाम है शिवानी। शिवानी जो कि बड़े बाप की बेटी है और जैसे ही रमेश इस बात के बारे में सोचता है कि अगर उसके पिता को पता चल गया तो क्या होगा, तो वह अपने कदमों को पीछे की तरफ हटा लेता है। लेकिन वहीं जो शिवानी होती है वह भी उससे सच्चा प्यार किया करती है और रमेश से कह देती है कि रमेश, अगर मैं ज़िंदगी जीऊँगी तो तुम्हारे साथ जीऊँगी, वरना किसी और के साथ मैं ज़िंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जो रमेश होता है वह एक कठोर फैसला लेता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं शिवानी को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ और कहीं और दूर जाकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करूँ। इसी बात को सोचकर जो रमेश होता है वह शिवानी से इस बारे में बात करता है, तो शिवानी भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद रमेश और शिवानी वहाँ से भागकर सीधे प्रयागराज आ जाते हैं और यहाँ पर छुप कर रहने लगते हैं, क्योंकि जो शिवानी के पिता हैं वो काफ़ी ज़्यादा दबंग हैं। अगर उनके हाथ ये दोनों लग गए तो इनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसी वजह से ये लोग छुपकर प्रयागराज में रहने लगते हैं और वहीं पर अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। रमेश जो कि काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन प्यार के चलते उसे ये सब कुछ करना पड़ा, जिसको करने के बाद वो बार बार इस बात पर पछताया करता और सोचा करता कि कहीं मेरे घर वालों के साथ कोई गलत ना हो जाए। फिर भी वो सोचता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब जिंदगी को अच्छी तरह से जिया जाए। यही सोचकर रमेश यहाँ प्रयागराज में रहकर अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने लगता है। समय है 2012 का। 2012 में रमेश और उसकी पत्नी शिवानी यहाँ पर आकर सेटल हो जाते हैं और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगते हैं। रमेश अपनी पत्नी शिवानी को बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है और वो कहता है कि नहीं शिवानी, मेरा कर्तव्य बनता है काम करने का, तो तुम घर के अंदर आराम से रहो, तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ साथ जैसे उनको यहाँ पर रहते हुए 3 साल होते हैं, तो 3 साल के अंदर रमेश को एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वो मीना रखते हैं। मीना को आने के बाद उनकी जिंदगी में मानो खुशियों की बहार ही लग गई हो और वो दोनों इस बच्ची को पाकर बड़े ही खुश होते हैं। रमेश अपनी बेटी मीना के लिए संसार की सारी खुशियां लाना चाहता है, जिसकी वजह से वह एक अच्छा बाप बन पाए। इसी तरह से जो उसकी पत्नी शिवानी है वह भी अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटी को बड़ी अच्छी तरह से घर के अंदर रखा करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अभी तक भी रमेश मजदूरी कर रहा था और उसने मजदूरी करके कुछ पैसे भी इकट्ठा किए थे, लेकिन अभी पैसों में थोड़ी सी कमी थी और इस कमी को पूरी करने के लिए वह लगभग 2 साल और मेहनत करता है। 2 साल मेहनत करने के बाद उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वह अपने पैसों से अपना एक छोटा सा रोजगार चला सकता है। इसके बाद रमेश पूरी टेंशन में है कि उसे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिस काम से पैसे भी अच्छे खासे कम जाएं और कोई भी दिक्कत ना हो। इसी बात को लेकर वह अपनी पत्नी शिवानी से भी इस बारे में बात करता है, तो उसकी पत्नी शिवानी कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो काम कर लो, जो तुम्हारा काम हो और तुम्हें अच्छी सी आमदनी हो जाए, हमारा गुजारा भी हो जाए। यही बात सोचकर वह ऐसे काम की तलाश में घूमता रहता है जिस काम से उसका आसानी से गुजारा हो जाए और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं हो। ऐसे सोचते हुए एक दिन वो लेबर चौक पर खड़ा हुआ था और लेबर चौक पर खड़े खड़े अचानक से एकदम उसके सामने से एक ई रिक्शा गुजरता है। अब जैसे ई रिक्शा उसके सामने से गुजरा था तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं भी ई रिक्शा चला लूं, और ये तो बड़ा ही अच्छा काम है, सवारियों को इधर से उधर ढोना है और ये चार्ज हो जाता है, इसमें तेल भी नहीं डलवाना पड़ता। यही चीज सोचकर रमेश वहीं पर खड़े हुए एक ई रिक्शा वाले के पास जाता है और उससे इस रिक्शे के बारे में पूछने लगता है। वह सब कुछ पूछता है कि कितने रुपए में रिक्शा आता है, कितना इसका मेंटेन होता है और क्या इससे कमाई हो जाती है या नहीं हो जाती। जो रिक्शा वाला होता है वह उसे अच्छी तरह से समझा देता है इस रिक्शे को कहां से खरीदना है और कहां पर इसकी रिपेयरिंग होगी और कौन सा ई रिक्शा सबसे अच्छा रहेगा। रमेश उसकी कही गई बातों पर पूरी तरह से गौर देता है और गौर देने के बाद मन के अंदर विचार करने लगता है कि यह सबसे अच्छा काम रहेगा, क्यों ना मैं इसी को कर लूं। यही बात सोचकर आज वह मजदूरी पर तो चला जाता है, लेकिन शाम को जैसे वो अपने घर लौटता है
तो घर लौटने के बाद अपनी पत्नी शिवानी से इस बारे में बात करने लगता है। कहता है कि शिवानी, कैसा हो कि अगर मैं रिक्शा चलाने लगूं, रिक्शा चलाऊंगा तो मेरा गुजारा भी अच्छी तरह से हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। तो शिवानी कहती है कि हाँ, ये तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन ना जाने ये रिक्शा कितने का आता होगा, क्योंकि शिवानी को नहीं पता कि रिक्शे का क्या रेट होगा। तो रमेश कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये कितने का आता है और मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज भी ले ली है। तो शिवानी कहने लगती है कि ठीक है, अगर आपको पता है और इतने पैसे आपके पास है तो ठीक है, आप एक रिक्शा ले लो और उसी से अपना गुजारा करेंगे। इसके बाद जो रमेश होता है 2016 में अपने लिए एक ई रिक्शा खरीदता है और उसको चलाकर अपने परिवार का गुजारा करने लगता है। वह मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता है और ऊपर वाला उसे ईमानदारी का देता भी है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ परिवार की जरूरतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और अब घर को चलाने में और भी ज्यादा खर्चा होने लगता है। लेकिन रमेश अपने पैसों को जोड़ कर रखता ताकि वह मुसीबत के समय में उसके काम आ सके और ज्यादा पैसे एकत्रित हो जाए। तो उसका मन था कि वो अपना एक घर खरीदे। इसके बाद रमेश रिक्शा चलाकर कुछ पैसे इकट्ठा भी किया करता और साथ में अपने परिवार की देखभाल भी किया करता। उसकी बच्ची पढ़ने योग्य हो गई थी तो अपनी बच्ची का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता है, जिस स्कूल की फीस के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और चाहता है कि उसकी बच्ची अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए ताकि उसको किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और वह चाहता था कि बेटी पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करे ताकि लोग सम्मान के साथ उसे देख सके। इसी तरह से समय बीतता है और बीतते बीतते अब समय आ जाता है लगभग 2022 का। 2022 में प्रयागराज के ही एक सुनसान इलाके में एक सरकारी काम चला हुआ था। वहां पर कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ था जिसकी निगरानी करना बहुत ही जरूरी था। तो सरकारी सामान की निगरानी करने के लिए थाने से 2 सिपाहियों को वहां पर ड्यूटी दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप यहां पर रहकर इस सामान की निगरानी करो। बरसात का समय था और दोपहर के टाइम पर जब वे सिपाही खाना खाने के लिए बैठते हैं तो तभी अचानक से वहां पर बारिश आ जाती है और बारिश के कारण उनका खाना बुरी तरह से खराब होने लगता है। जैसे तैसे करके वो दोनों सिपाही एक पेड़ के साइड में बैठते हैं और वहीं बारिश में बैठकर अपना खाना कंप्लीट करने लगते हैं। उसी समय पर जब वो लोग बारिश में भीगते हुए खाना खा रहे थे, रमेश अपना रिक्शा लेकर कहीं से आ रहा था, लेकिन जैसे वो उन सिपाहियों को इस तरह से भीगते हुए खाना खाते हुए देखता है तो वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपना रिक्शा रोक दूं और रिक्शा रोकने के बाद इन लोगों से कह दूं कि आप यहां पर आकर खाना खा लीजिए। यही सोचकर रमेश वहां पर जाकर रिक्शा को रोक देता है और रोकने के बाद आवाज लगाकर सिपाहियों को अपनी इस रिक्शा में बैठकर खाना खाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि वहां पर आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिस जगह पर वो आराम से बैठकर खाना खा सके। दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो लोग मजबूरी में ऐसा कर रहे थे, लेकिन रमेश जब रिक्शा लेकर आता है तो वो लोग उसके रिक्शे में बैठकर वहां पर खाना खाने लगते हैं। जब सिपाही खाना खा रहे थे तो रमेश उनकी तरफ देखकर बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि बचपन से ही उसने सुना था कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना ही दुश्मनी, लेकिन यहाँ पर सवाल इंसानियत का था और इंसानियत दिखाते हुए रमेश ने सब कुछ किया था। पुलिस वाला खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद रमेश को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी जरूरत हो या कोई पुलिस वाला तुम्हें रोके तो तुम डायरेक्ट हम पे फोन कर सकते हो, हमारा नंबर ले जाओ। अब रमेश उनका नंबर तो ले लेता है, लेकिन वो बातें जो बचपन से उसने सुनी थी पुलिस वालों के बारे में कि इनकी ना तो दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, वो बातें इस बात पर भारी पड़ जाती हैं और रमेश केवल नंबर लेकर ऐसे ही चला जाता है। कभी भी उसे कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो वह उन पर फोन नहीं करता है, वैसे ले देकर अपना काम चला लेता है। धीरे धीरे अब समय आ जाता है 2025 का। 2025 में प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का आयोजन होना था और उस महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज के अंदर ढेर सारे लोग इधर उधर से आने लगते हैं। यह सब कुछ देखकर रमेश बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद जी तोड़ करके मेहनत करने लगता है ताकि वह कुछ पैसे इकट्ठा कर सके जो आगे उसके काम आएंगे। यही सोचकर रमेश सवारियों को इधर से उधर घुमाने लगता है और उसी दौरान उसकी बेटी, जिसका कुछ दिनों बाद जन्मदिन आने वाला था, यानी कि जिस दिन कुंभ के मेले की स्टार्टिंग होगी 13 जनवरी को, उसी दिन उसका जन्मदिन था और छुट्टियां भी चली हुई थी। तो वो अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? तो जो रमेश होता है वो अपनी बेटी से वादा कर देता है, कहता है कि बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हारे लिए साइकिल जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद रमेश 2-3 दिन तक मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वह अपनी बेटी को बर्थडे पर साइकिल गिफ्ट कर सके। लेकिन तभी अचानक से उसके एक दोस्त को
पैसों की ज़रूरत पड़ती है और उनमें से लगभग 700 रुपये वो ले लेता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे बाद में लौटा दूंगा। रमेश बड़ा ही अच्छा इंसान था, तो इसी वजह से वह अपने दोस्त को पैसे दे देता है, क्योंकि कई बार ऐसे टाइम पर जब उसकी बेटी का एडमिशन होना था तो उसके उस दोस्त ने उसे सहारा दिया था और इसी वजह से वह उसे पैसे देकर कह देता है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप जब चाहो जब तक इस पैसों को मुझे दे देना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी उसकी बेटी के बर्थडे में एक दिन बाकी है और 13 तारीख को मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद इन पैसों की भरपाई कर लेगा। यही सोचकर रमेश अपने घर आ जाता है और रात के समय घर में आराम करने लगता है। जैसे ही दूसरा दिन सुबह होता है तो सुबह सुबह वो जल्दी उठता है ताकि वो आज एक्स्ट्रा मेहनत कर सके। वह अपनी बेटी को साइकिल गिफ्ट करना चाहता है और इसीलिए सुबह सुबह उठकर वह सवारियों को इधर से उधर धोने लगता है। 13 जनवरी को कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली थी और वहां पर नहाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। तभी वह एक सवारी स्टेशन से उठाता है जो कि सीधा कुंभ के मेले में जाना चाहती थी और उसके लिए वह उसे अच्छे पैसे दे रहे थे। तो रमेश उस सवारी को वहां से बिठाता है और सीधा कुंभ के मेले में ले जाता है। लेकिन वो अंदर चला तो जाता है, जैसे बाहर निकलने की बारी आती है उन सवारियों को छोड़ने के बाद, तो पुलिस वाले उसे वहां से बाहर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप यहां से नहीं जा सकते। तो वह पुलिस वालों से पूछने लगता है कि सर मैं क्यों नहीं जा सकता, कल तक तो मैं यहीं पर सवारी छोड़कर जाया करता था और आप लोगों ने कभी भी मुझे नहीं रोका। तो वो कहने लगता है कि देखो आज भीड़ ज्यादा है तो व्यवस्था को संभालने के लिए आपको नहीं जाना होगा, इस बात का आदेश ऊपर से आया है और हम लोग तुम्हें नहीं जाने दे सकते। और भी कई रिक्शे वाले इसी तरह से उन लोगों ने वहां पर रोक रखे थे और सभी लोग इस बात को देखकर बड़े ही परेशान थे, क्योंकि फिलहाल आज का दिन उनको लिए कमाने के लिए था, लेकिन यहां पर रुकने की वजह से उनकी पूरी कमाई ठप हो जाएगी। और उनमें से कुछ रिक्शे वाले तो ऐसे थे जो 300 रुपए में रिक्शा किराए पर लेकर आए थे आज के दिन कमाने के लिए, ताकि अच्छा खासा पैसा कमा सकें और अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सकें। वह सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उनके साथ जो रमेश है वो भी काफी ज्यादा परेशान होता है। वह पुलिस वालों से पूछता है कि साहब कब तक जाने दोगे, तो वो कहने लगते हैं कि अब तो शाम के समय ही आपको यहां से निकलने दिया जाएगा और तब तक आपको यहीं पर रहना है। अब सभी रिक्शे वाले आराम से बैठे हुए थे तो रमेश भी एक जगह जाकर बैठ जाता है और अपनी बेटी के जन्मदिन के बारे में सोचने लगता है। आज उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वह उसे साइकिल ला के देगा, लेकिन यहां पर अगर वो फंसा रहा तो साइकिल के लायक उसके पास पैसे ही नहीं होंगे और किस तरह से वो साइकिल अपनी बेटी को दे पाएगा। यही बात सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है और यह परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसी नाके पर, जिस नाके पर रमेश को रोक लिया गया था और जहां पर रमेश बैठा हुआ था, वहीं पर उन दोनों सिपाहियों की ड्यूटी लगती है जिन सिपाहियों को उसने अपने रिक्शे में खाना खिलाया था और वह जैसे ही रमेश को देखते हैं तो देखते ही पहचान लेते हैं। इसके बाद वो दोनों रमेश के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुम इस तरह से परेशान क्यों हो। अब रमेश उनकी तरफ देखता है और देखते ही वह भी उन्हें पहचान जाता है। इसके बाद वह उन्हें अपनी समस्या बताता है और कहता है कि इस तरह से मेरी बेटी का जन्मदिन है और मेरी बेटी को मैंने साइकिल देने के लिए वादा किया है, लेकिन आज अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं अपनी बेटी को साइकिल नहीं दे पाऊंगा और मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता। इसके बाद पुलिस वाले उसकी समस्या को समझते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस काम में हम तुम्हारी मदद कर देंगे और हम तुम्हें यहां से जैसे तैसे करके निकालते हैं। पुलिस वाले उन पुलिस वालों के पास जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि भाई एक सवारी को भेज दो, ये हमारा जानकार है। तो वो लोग मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, ऊपर का ऑर्डर है और इस ऑर्डर को हम तोड़ नहीं सकते। तभी अचानक से उन पुलिस वालों को अपने एक बड़े अधिकारी की याद आती है जिसके पास उन्होंने कभी काम किया था और वो फिलहाल शहर के अंदर ही था। तो इसी वजह से वो पुलिस वाले अपने बड़े अधिकारी के पास फोन करते हैं और फोन करने के बाद उन्हें पूरी सिचुएशन समझाते हैं। कहते हैं कि साहब कैसे भी करके इस रिक्शे वाले को निकलवा दो, क्योंकि इसने हमें इस तरह से जब हम बारिश में बैठे हुए थे तो अपने रिक्शे में बिठाकर खाना खिलाया था और उसके बाद से आज ये हमें दिखा है और हम इसके एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। अब जो बड़ा अधिकारी होता है वो पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो दोनों सिपाही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो बड़ा अधिकारी भी उनकी इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि ऐसा करो, यहाँ पर जो पुलिस वाला है जो मेन इंचार्ज है इस नाके का, उससे मेरी बात करवाओ और तुम लोग उसके रिक्शे में बैठकर वहां से बाहर निकल आओ, फिर उसके बाद तुम दोबारा से चले जाना। अब पुलिस वालों को यह आइडिया बड़ा ही अच्छा लगता है तो इसके बाद वे मेन इंचार्ज से बात करवा देते हैं और इसके बाद जो वो दोनों पुलिस वाले होते हैं रमेश के रिक्शे में बैठते हैं और बैठने के बाद उस नाके को क्रॉस करवा देते हैं। अब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो रमेश उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना लगता है और कहता है कि साहब आज आपकी वजह से मैं अपनी बेटी का बर्थडे मना पाऊंगा और अगर हो गया तो उसे साइकिल भी दे पाऊंगा। तो वह रमेश से पूछने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी के लिए कौन सी साइकिल खरीदना चाहते हो। तो वो कह देता है कि साहब सबसे सस्ती जो साइकिल आएगी उसी को खरीद कर दे दूंगा, बच्चे की जिद है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो इसके बाद दोनों पुलिस वाले अपने अपने पास से हजार हजार रुपए देते हैं और कहते हैं
हैं कि ये लो भाई, बेटी के लिए हमारी तरफ से जन्मदिन का तोहफा ले जाना जो तुम्हें अच्छा लगे। बेशक से आप सस्ती वाली साइकिल मत खरीदना, थोड़ी सी अच्छी वाली साइकिल खरीदना जो कुछ दिन तक चल सके और तुम्हारी बेटी उसको अच्छी तरह से चलाना सीख भी सके। ऐसा कहकर वो दोनों 1000 रुपए देने लगते हैं, लेकिन रमेश उनसे पैसा लेने से मना कर देता है, क्योंकि आज तक रमेश ने पुलिस वालों को केवल पैसे दिए थे और यहाँ पर पहली बार कोई पुलिस वाले उसे पैसे दे रहे थे। तो वो लोग उससे कहने लगते हैं कि अरे भाई, हम ये पैसे तुम्हें वैसे नहीं दे रहे, ये तो तुम्हारी दिखाई गई इंसानियत का इनाम है। जब तुमने उस टाइम पर हमें मुसीबत में देखा तो हम लोगों को सहारा दिया, तो आज तुम मुसीबत में हो तो हम तुम्हें सहारा दे रहे हैं। ऐसा कहकर वो जबरदस्ती उन पैसों को उसे दे देते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी का बर्थडे मनाओ और हम लोग अब चलते हैं अपनी ड्यूटी को करने के लिए। इसके बाद रमेश उन्हें रोकता है और कहने लगता है कि साहब, मैंने तो सुना था कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतने अच्छे पुलिस वाले भी हुआ करते हैं। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं कि भाई, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग बदनाम हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हुआ करते जैसा तुम सोचते हो। तो अपनी सोच को बदलो और अपनी बेटी का बर्थडे मनाओ। ऐसा कहकर जो दोनों पुलिस वाले होते हैं वो उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं और खुद दोबारा से आकर वहां पर ड्यूटी करने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम जैसे होती है तो रमेश दोबारा से वहां पर आता है और इस बार वो उन पुलिस वालों के लिए खाना लेकर आया था अपने घर से और कहता है कि ये लो साहब, आपके लिए खाना लेकर आया हूं ताकि आपको ऐसा इधर उधर का खाना ना खाना पड़े, क्योंकि वो लोग पीछे से दूर के रहने वाले थे और यहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे थे। तो वह सोचता है कि क्यों ना इन्हें अब घर का खाना खिलाया जाए। उसने घर जाकर जब शिवानी को यह सब कुछ बताया था तो शिवानी ने उससे कहा था कि अगर वो लोग इतने अच्छे हैं तो तुम्हें उन्हें खाना खिलाना चाहिए। पुलिस वाले भी घर के खाने को देखकर मना नहीं कर पाते हैं और रमेश के खाने को लेकर वहीं पर बैठकर खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वे रमेश से एक बार फिर से कहते हैं कि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप हमें बेझिझक होकर फोन कर सकते हो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद रमेश वहां से उन लोगों से हामी भरता है और हामी भरने के बाद वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो इसी तरह से अब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।